यूज करेंगे। तो इसलिए जो सिस्टम का लैग्रेंजियन है, पहले जो हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ R1 and R2. Now we want to write that Lagrangian in terms of relative position vector या relative separation vector and position vector of center of mass frame. तो इन दोनों में नोटेशन का ध्यान रख लें कि जो R है वो हमने relative position vector डिफाइन किया हुआ है। ये फिगर आपको नजर आ रही होगी इस वक्त, ठीक है, R1 माइनस R2। और जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पोजीशन वेक्टर है आर कैपिटल, वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी को कोई मसला हो तो वो फिर बात करे। ये डिफाइन किया हुआ है ये वाला पोजीशन वेक्टर। फिर अगली बात हमने ये की थी कि अगर एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है तो फिर सेंटर ऑफ मास जो है उसके लिए ये इक्वेशन बनेगी। और इस इक्वेशन के बाद क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि आर डॉट को कांस्टेंट रहना चाहिए। आर डॉट कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वो जो आपका सिस्टम है उसके पार्टिकल एक इस तरीके से मूव करेंगे कि उनका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मीन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या एट रेस्ट होगा। ये है इसका मतलब कांस्टेंट होने का मतलब। तो यहां पर दूसरी जो बात थी वो एक तो पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट थे, दूसरे इस आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को हमने एज अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करना है। तो उस सूरत में ये सेंटेंस है। इस सूरत में हमारे पास जो लैग्रेंजियन है उसको इन टर्म्स ऑफ आर जो कि पहले R1 और R2 की टर्म्स में लिखा हुआ था, अब हमने उसको R कैपिटल और R की टर्म्स में लिखना है। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम ओल्ड वेरिएबल जिसको हमने R1 और R2 कहा था उनकी बजाय अब न्यू वेरिएबल R और R कैपिटल की सूरत में टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। ये करने के लिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो R1 इन टर्म्स ऑफ R और R स्मॉल लिखा हुआ है और R2 जो है इन टर्म्स ऑफ R कैपिटल और R स्मॉल यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सूरत में आप ये गौर कीजिएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो कि पहले था T इज इक्वल टू 1/2 m1r1 डॉट स्केयर प्लस m2r2 डॉट स्केयर। अब R1 की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर हम जो R1 जो है वो हम जो यूज करेंगे वो ये है यहाँ पर। तो उस सूरत में इसका पहले डॉट लेंगे यानी टाइम डेरिवेटिव लेंगे और टाइम डेरिवेटिव लेकर के यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पर पुट करेंगे तो उस सूरत में जब पुट करेंगे तो उस सूरत में फिर आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। वो एक्सप्रेशन क्या होंगे, यहाँ पे 1/2 m, ये R1 डॉट की जगह हमने ये लगा दिया है यहाँ पर, और इसी तरीके से R2 डॉट की जगह ये लगा दिया है और उसका स्क्वायर भी किया है। स्क्वायर करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ये बनेगा, ठीक है। अब इस सेंस में आप लोगों को ये स्क्रीन अब नजर आ रही है डायनेमिक, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हमने इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सर आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है बार बार।
अब अगर तो सबको डिस्क पीछे रह रही, लैग कर रही है, तो फिर तो मसला होगा मेरी तरफ से। अगर किसी को कर रही है, किसी को नहीं कर रही, तो फिर आपकी यस तरफ से सर, होगा। आपकी आवाज कभी कभी ना कट रही है। तो जी इस तरीके से जी सर। यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस पैरामीटर को हम जो है वो रिड्यूस्ड मैस कहते हैं। और रिड्यूस्ड मैस डिफाइन करने का ये तरीका है। ठीक है, इसको आप ज़हन-नशीन रखिएगा। रिड्यूस मैस म्यू इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, ये रिड्यूस मैस होता है। ठीक है ना, बाज दफा इसको डिफरेंट वे से भी करते हैं, यानी 1 ओवर म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2। जब हम उसका एलसीएम लेंगे तो दोबारा से यही आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। इसको रिड्यूस्ड मैस कहते हैं। अब रिड्यूस्ड मैस इसलिए डिफाइन किया है, अगर आप गौर करें यहां पर, ये देखें यहां पर इसमें ये एक टर्म है m1 m2 ओवर m कैपिटल। इस सूरत में यहां पर ये देखें m1 m2 ओवर m कैपिटल, तो इसका मतलब है इस जगह पे हम म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पहले ही m कैपिटल है जिसमें टोटल मैस है उसका। उस सूरत में ये फिर लग्रांज इक्वेशन जो है ये 8.12 बन जाएगी। 8.12, ये उसने थोड़ी सी डिस्कशन की हुई है कि अगर m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, तो फिर उस सूरत में जो म्यू है इट इज वेरी क्लोज टू m1। ठीक है, म्यू इज वेरी क्लोज टू m1। और इसी तरीके से द रिड्यूस मैस ऑफ द अर्थ सिस्टम, ये उसने एग्जांपल दी है, इज आल्सो एग्जैक्टली द मैस ऑफ द अर्थ। यानी अगर हम ये जो थ्योरी या ये जो रिड्यूस मैस वाला कॉन्सेप्ट है, अगर सपोज करो हम स्टडी कर रहे हैं अर्थ और सन का मोशन, बिल्कुल उसी एतबार से जिस एतबार से अभी हम कोई दो पार्टिकल कंसिडर कर लिए हैं और सेंट्रल फोर्स उनके दरमियान एक्ट करती है और हम उनके इंटरैक्शन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर अगर उन दोनों मैसेज की जगह के ऊपर हम यही वाला अपना प्रॉब्लम जो फार्मूलेट कर रहे हैं ये अर्थ सन सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना चाहें, तो उस सूरत में ये ऑलमोस्ट जो सर इसमें, हाँ जी, सर वो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा, आप एक्सेप्ट करें। 2 बच्चे हैं उन्हें आवाज भी नहीं आ रही, उनका ज्वाइन भी नहीं हो रहा। ये एक था उसको मैंने एडमिट कर लिया एक और मेमुन्ना दूसरी कौसर होगी और दूसरी फातिमा शफीक होगी। ये मैं जो भी हैं उनको मैं कर रहा हूँ। अब ये मेरे ख्याल हो गए होंगे ज्वाइन। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर सपोज करो उन दो मैसेज की जगह m1 m2 की जगह हम जो सिस्टम डिस्क्राइब करना चाहते हैं रियल फिजिकल वर्ल्ड में वो आपका अर्थ सन सिस्टम है, तो उसमें फिर चूंकि अर्थ का मैस सन के एतबार से बहुत कम है, तो इसलिए रिड्यूस मैस की जगह हम सिंपली किसका मैस लगा सकते हैं, अर्थ का मैस लगा सकते हैं। अब ये चीजें जो हैं वो आप लोगों ने जहन नशीन रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए जरा। तो फिर उस सूरत में इक्वेशन 8.10, ये इक्वेशन ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये अब बन जाएगी 1/2 m r डॉट स्केयर प्लस 1/2 म्यू r डॉट स्केयर। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब बता दें इसकी बात समझ आ गई या नहीं आ गई। आ गया सर समझ। ठीक हो गया। अब आप गौर करें
ये जो काइनेटिक एनर्जी बनी है इसके ऊपर गौर करें। पहले जो हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी ये वाली, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और ये सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। जब हमने R1 और R2 वेरिएबल को चेंज किया है R स्मॉल और R कैपिटल में, तो ये काइनेटिक एनर्जी अब बन गई है। गौर करें जरा, ठीक है। अब इसको मैंने इंटरप्रेट करना है ताकि हमें नेक्स्ट जब हम जैसे आगे चलते जाएं हमें बातें समझ आती हैं। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी ऐसे दो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है जिसमें पहली टर्म जो है वो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है जिस पार्टिकल का मास है m कैपिटल, यानी m1 m2, और उसकी जो वेलोसिटी है वो r डॉट है। तो आप मुझे जरा बताएं ये r डॉट किसकी वेलोसिटी है? r डॉट जो है ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। और अगर आप इस बात को जहन नशीन रखें जरा, 8.12 के ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले हम आते हैं यहां पर एक सिंपल सिचुएशन के अंदर। ये आपको इक्वेशन फिगर 8.1 नजर आ रही है? आप यस जी सर, नजर सर। आ रही। ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर इसमें मैं पार्टिकल 2 या पार्टिकल 1, चलो पार्टिकल 1 की बात कर लेते हैं, पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो मैं क्या काइनेटिक एनर्जी इसकी लिखूंगा? कोई बता दे मुझे। हाफ R1 का हाँ, स्केयर और साथ में जो क्या ना, R1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, R1 डॉट का स्क्वायर लिखेंगे। उसकी वजह यह कि अच्छा R1 अच्छा उसकी पोजीशन है। जब हमने काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है तो वो होती है 1/2, ठीक है ना, mass ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि यहां पर हमारे पास हम इन टर्म्स ऑफ आर लिखना चाहते हैं, तो आर का जब डॉट लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना बात। इसलिए अगर कोई पार्टिकल मेरे पास हो और उसकी पोजीशन, उसका पोजीशन वेक्टर आर हो या R1 हो या R2 हो, जो भी उसका हम नाम रख लें, ठीक है जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और वेलोसिटी उसकी पोजीशन का डॉट होती है, इसलिए आर डॉट स्क्वायर आ जाएगा उसकी जगह के ऊपर। मैंने चूंकि अब कहा कि उसकी पोजीशन आर है, इसलिए यहां पर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल नंबर 1 की अगर मैं लिखना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, तो क्या लिखूंगा भला? हाफ M R1 डॉट स्क्वायर, हाफ RM1 डॉट स्क्वायर, ठीक डॉट होगी स्केयर। बात। अब ये चीजें आपने जेन में रखनी है। अब ये चीज अपने जेन में रख के आ जाएं दोबारा से इस इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन 8.12 की तरफ। सारे आ गए हैं इधर? यस सर। यस यस सर। सर, आ गए। जी सर। इसमें आप गौर करें, ये जो पहली टर्म है ये यहां शुरू में 1/2 M कैपिटल R डॉट स्क्वायर, R कैपिटल डॉट स्क्वायर है। क्या ये हमें ऐसे नहीं लग रहा कि ये एक ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी है जिसका मास M कैपिटल है और वो कहां पर है? जहां पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चला कि वो जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहां पर है?
वहाँ वो हमें ऐसे पता चला कि जब हम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी रीजन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से उसकी पोजीशन को बताता है, जो कि फॉर द प्रेजेंट केस हमने सेंटर ऑफ मास की का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो पहली काइनेटिक एनर्जी है वो एक ऐसे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है कि जैसे उस पूरे के पूरे सिस्टम का सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेट हो गया हुआ है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। और फिर साथ में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो दो तरीके से बिहेव कर रहा है। जो पहला तरीका उसका बिहेव करने का ये है वो ये है कि अच्छा मुझे याद आ गया, आप में से कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है? सर हाँ उसको जो भी कर रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड बाकी दोस्तों के साथ आपने बाद में शेयर भी करना है। आप सारे चंद्रे तो आए कोई नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। सर गर्ल्स में भी कर दिया करें। ठीक है ये वो दूसरा जिम्मा लगाता हूँ किसी का, फिर उसमें लिंक भेज देगा वो। ठीक है। अच्छा अब सर लड़कों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें ज्वाइन करें सर बेट। एक मिनट यार, ये फिर सर बाद में जब आते हैं ना ये मसला हो जाता है। अब मैंने एक लड़का है उसको ज्वाइन कर लिया है। अच्छा तो ये पहली बात आप समझ गए कि हमारा पूरे का पूरा सिस्टम ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये एक पार्टिकल है, यानी ये दो पार्टिकल है, उनमें से एक पार्टिकल ऐसा है। सर आपकी आवाज यदि साफ नहीं आ रही। ये एडमिट ऑयल ऑल में कर दिया, एडमिट ऑल कर दिया है, ठीक है। अब क्या सूरत हाल, अब ठीक है? ठीक है बस सर। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। अब ना ये गौर से सुने मेरी बात, ये सुनने वाली बात है। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो एमएससी में पहुंच जाते हैं, एमएससी करके दोबारा पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, उनको भी इस बात का नहीं पता होता सही तरीके से ना, वो फिर इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये देखें जरा, इसकी पहली टर्म कैसे है, जैसे एक पार्टिकल है जिसका मैस एम कैपिटल है और वो कहां पर मौजूद है, वो सेंटर ऑफ मैस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। तो ये क्या चीज बनी है, ये जो पहली टर्म है वो उसके बारे में वो हमें ये बता रही है इस एक्सप्रेशन में जो पहली टर्म है। अब आ जाते हैं दूसरी टर्म के ऊपर। सर आपकी दूसरी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी मेरी तरफ से तो आवाज मेरा ख्याल चल रही है। सर आ रही है। सर एक्सेप्ट करें, गर्ल्स कितने मैसेजेस आ रहे हैं। ये अब क्यों आ रहे हैं लोग, लेट क्यों आ रहे हैं? मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, अभी मैंने कर लिया जो लोग वहां पर मुझे नजर आ रहे थे। अब और भी हैं कोई? सर 5-6 गर्ल्स हैं जो कह रही हैं कि हमारा नहीं हो रहा, सर को बोले एक्सेप्ट करें। देखिए यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन आया हुआ था उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है सबको ना। सर हम बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब दूसरी जगह पे देखें जरा, ये जो दूसरा उसकी टर्म है यानी 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर, ये हमें ऐसे फील हो रहा है कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस म्यू है और उसकी पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो वही है जो हमने वहां पे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल किया था। इसलिए मैंने अब ये बात समझाने के लिए मैं वो पार्टिकल नंबर 1 के ऊपर आपको लेकर के गया था और बताया था कि जब कभी किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है तो वो कैसे लिखी जाती है और फिर उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ताकि हम इसको इंटरप्रेट कर सकें। अच्छा अब मैं आपको आपकी किताब के मुताबिक दिस इज रिमार्केबल रिजल्ट shows that kinetic energy is the same, यानी वो सिस्टम जो हमारे पास एक्चुअल हमारा सिस्टम था उसकी जब हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी है
तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऐसे दो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बनी है जो कि फैक्टिशियस हैं। ये पार्टिकल फैक्टिशियस हैं, असल में एग्जिस्ट नहीं करते। हमें पता है कि ऐसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट नहीं करता जिसका मैस हो m1 प्लस m2, और ऐसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट नहीं करता जिसका मैस म्यू हो। लेकिन जब हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किया है, यानी R1 से R1 R2 से हम कैपिटल R स्मॉल r यानी सेपरेशन वेक्टर R में गए हैं, तब हमने उसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखी है। तो वो एक काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे दो फैक्टिशियस पार्टिकल, फैक्टिशियस इसलिए, फैक्टिशियस का मतलब झूठ मूठ के, यानी जो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये काइनेटिक एनर्जी दो ऐसे फैक्टिशियस पार्टिकल की है जिनमें से एक का पार्टिकल का मास है m कैपिटल, और वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी उसकी स्पीड वही है जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, ठीक है। और दूसरा, एंड द अदर इज द पार्टिकल ऑफ मास म्यू मूविंग विद द स्पीड ऑफ रिलेटिव पोजीशन, और जो रिलेटिव पोजीशन की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ये गौर करें जरा आप इसके ऊपर। मैं एक लम्हा के लिए यहाँ पर रुकता हूँ। आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं उनको ये फायदा होगा, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ये बात समझ आनी चाहिए। क्यों जी बच्चों, मुझे बताओ, सबको समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो फिर मैं जरा बात करूं दोबारा से। सर नहीं आई। मसलन अब आप डिस्कस करो कि क्या बात समझ नहीं आई, फिर मैं साथ में बताऊं। आपके सामने एक्सप्रेशन, आप बताओ जरा। बॉयज में से कोई बोल बात कर ले, गर्ल में से नहीं करना चाहती वो। सर आपने कहा कि जो पहली किनेटिक एनर्जी आवाज है थोड़ी वो सी मुझे कम सुनाई दे रही है। सर हाँ मैं ठीक है। पूछ रहा था कि 8.12 में से ना जो इक्वेशन है उसका सेकंड फैक्टर को दोबारा डिस्कस कर दें कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करें, बाकी सबको भी क्लियर हो जाएगा। ये मेरे साथ डिस्कशन में रहें आप। आपको ये पता है ना कि जब किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है? अभी समझाई थी थोड़ी देर पहले। यस सर, उसका मास और मल्टीप्लाई उसका है? पोजीशन वेक्टर का डॉट। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई उसकी पोजीशन वेक्टर का डॉट मीन उसकी वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको क्या यस कहेंगे? उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, यस सर। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अब दूसरी टर्म के ऊपर गौर करें भाई। देखें, ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास क्या है? म्यू, नजर आ रहा है। यस सर। और उसका पोजीशन क्या है? आर। उसकी पोजीशन क्या है? आर। कहां से पता चला? आर डॉट स्केयर है, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड टर्म एक ऐसा फैक्टिशियस पार्टिकल है जिसका मास म्यू है, जिसको हमने रिड्यूस मास कहा हुआ है, और उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिलेटिव पोजीशन है। ये रिलेटिव पोजीशन लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आ जाते हैं लग्रांजियन की तरफ। लग्रांजियन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल माइनस एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हमने लिखी है यहां तक, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी हम शुरू में लिख चुके हैं इसकी। आप मुझे बता दें, आप लोगों को ये समझ आ गई है? आप इसकी लग्रांजियन इसका जब लिखा है, ये समझ आ गया अब कैसे लिखा है? यस सर, पहले में जो हमने किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की है वो, और मैंने इसके कर दिया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही। और फिर इसमें जो यानी कोई नया चीज नहीं किया। और फिर हमने देखा, चलो मैं बताता हूं, अगर आप बताना चाहते हो बताओ फिर।
फिर जो सर हमारा रिलेटिव आर फैक्टर है ना, उसको कंबाइन करेंगे, मतलब 1/μ r डॉट स्क्वायर, और मैंने पोटेंशियल एनर्जी है वो भी रिलेटिव दोनों की है, फिर इसको कंबाइन करेंगे, फिर इसको जो है वो ये रिलेटिव का नाम देंगे सर, नीचे जो लिखा हुआ है एल रिलेटिव। असल में ये है कि अब आप गौर करें, इस टोटल लैग्रांजियन में दो तरह के वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है रिलेटिव पोजीशन आर के एतबार से, और दूसरे वेरिएबल यहां पर हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के एतबार से। ठीक है, इसका मतलब इसका हमारा जो लैग्रांजियन है अब ये दो तरह के हिस्सों में स्प्लिट हो गया है। एक वो पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर इन्वॉल्व है, और एक वो पार्ट है जिसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम का जो पोजीशन वेक्टर है वो इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इस लैग्रांजियन को हम दो टर्म्स में ब्रेकअप कर सकते हैं। एक लैग्रांजियन का वो पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट के साथ, और दूसरा जो है वो रिलेटेड है रिलेटिव पोजीशन के एतबार से। ठीक होगी, ये बात समझ आ गई अब आपको? जी सर। यस सर। हाँ, और ये बात यहां पर लिखी हुई है, one of which involves only the center of mass coordinate r and other only involve relative coordinates r. This will mean that we can solve the motion of r and r, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मोशन और रिलेटिव पोजीशन वाला मोशन, इसको दो सेपरेट प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपको सिस्टम का लैग्रांजियन पता हो तो फिर आप उस लैग्रांजियन की लैग्रांज इक्वेशन लिखते हैं। अब यहां पर हमारा जो टोटल लैग्रांजियन है वो स्प्लिट अप हो गया है दो लैग्रांजियन में, लैग्रांजियन ऑफ सेंटर ऑफ मास और लैग्रांजियन ऑफ रिलेटिव पोजीशन। तो इनको हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रुकता हूं, आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें वो क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर। अभी तक जो सारा कुछ देखा है उसके एतबार से जो क्वेश्चंस हैं वो करें आप प्लीज। गर्ल्स भी बॉयज भी एक्टिव पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए चीजों की। सारा कुछ आपके सामने है। ठीक है, यहां से बात हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, और फिर हम यहां से चलते हुए यहां पर पहुंचे थे, यहां से चलते हुए लैग्रांजियन के ऊपर पहुंचे, और लैग्रांजियन के ऊपर पहुंच करके हमने तफसील के साथ इनकी बातों को जो है वो डिस्क्राइब कर लिए। ठीक है, अब सारे लोगों का ज्वाइन हो गया है, जो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज किए थे उनका ज्वाइन हो गया है। असल में ये ऐसा भी है कि लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या लोग अभी आ रहे हैं? कोई सर सब अगर जा सर अभी रहे आ रहे हैं। हैं। सिग्नल का प्रॉब्लम है होता है तो सर फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो। अब हमारा प्रॉब्लम कहां पे रह गया कि टू सेपरेट इक्वेशंस। एक इक्वेशन जो है वो टू सेपरेट इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है वो आर के रिलेटेड, और एक इक्वेशन जो है वो पोजीशन सेपरेशन या पोजीशन सेपरेशन रिलेटिव पोजीशन आर के रिलेटेड। एक है सेंटर ऑफ मास पोजीशन के रिलेटेड और एक है अच्छा ये वैसे ही हो गया है। अच्छा, मैं ना एकदम 1 मिनट के लिए ये शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं दोबारा से आप शेयर करता हूं। ठीक है? ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मुजम्मिल?
हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मुजम्मिल? भैया लेक्चर हो रहा है इधर, मुजम्मिल की बातें नहीं चलेंगी। नहीं चुप कर जा। ठीक है, आई होप कि आपको शेयर हो रहा होगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, हमारे पास दो इक्वेशंस रह गई थी। दो इक्वेशंस बन गई हैं, सेपरेट इक्वेशन। और वो सेपरेट इक्वेशंस जो बनी हैं, सर अभी तक स्क्रीन शो नहीं हुई। अच्छा जी जी सर। सर, अभी तक स्क्रीन नहीं शो हुई। हमें सर हो रही है शो। जी चलो सर, ठीक हमें है, अभी जब सबको हो जाए मुझे बता देना, फिर मैं बात स्टार्ट करता हूँ। हो गई है सर। जिन लोगों को हो रही है वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। सर हमें शो ही नहीं हो रही अभी तक। जी सर शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही। सर हमें शो नहीं हो नहीं रही। हो रही सर। अच्छा, होनी चाहिए वैसे। सर अच्छा अच्छा, ये चंद्रे चौक दे फिर आपस में शुरू हो जाते। जूम का कोई मसला नहीं होगा, मेरा ख्याल कल मेरा सिस्टम स्लो था, शायद उस वजह से हो रहा होगा, लेकिन ये मुझे आज लग रहा है इसके ऊपर भी तो फिर लोगों को स्क्रीन का मसला हो रहा है, तो वो उनके अपने कनेक्शन का मसला है मुझे लगता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ऊपर लिखा आ रहा है कि आपने स्टॉप की हुई है। अब मेरे पास तो ये आ रहा है कि आपकी स्क्रीन विजिबल है लोगों के लिए, लेकिन आप लोग क्यों कर रहे हैं खुद से स्क्रीन शेयर? ये जौन सा भी कर रहा है। नईमुल हसन यार, ये करो, आप क्यों कर रहे हो? कौन है ये नईमुल हसन? सर ये वही है जिसने कहा था सर जब मैं सो जाता हूँ मुझे नींद आ जाती है। उस चंद्रन को होने तो नहीं सो गया? मुझे पता है कई स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसका हिसाब मैं लूंगा आपसे जब कभी हमारा स्टूडेंट और टीचर का हिसाब हुआ आपस में तो। सर स्क्रीन खैर, नहीं शो की आपकी। असल में आप में से कोई लोग आप स्क्रीन शेयर कुछ भी कर नहीं रहे शो हैं। स्क्रीन। सर जी आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी शो नहीं हो रही, शायद हमारे पास नेटवर्क तो ठीक चल रहा है अभी। देखिए यार, मेरी स्क्रीन अगर शेयर ना हो तो सबको ना हो। सर काफी एक, बच्चों को नहीं हो रही है। चलो मैं अब देखता हूँ क्या सूरत हाल है उसकी। सर जी इनके नेट का इशू होगा सर। नहीं नेट सही चल रहा है। नो सर। हो अब रही हो है, रही है शो सर। हो रही है। अब हो रही है सर, शो हो रही है हो अब। गई सर। जी सर अब हो रही है। जी चलो सर हो ठीक है, रही है। अब हो गया मसला ठीक। जी सर अब हो रही है सर। चलो खैर, थैंक बात यू। छोड़े, अब हम अगली बात करते हैं। अच्छा, ये अब
तो अब मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास अब दो इक्वेशंस रह गई हैं, यानी दो सेपरेट प्रॉब्लम बन गए हैं। एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और एक प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड टू रिलेटिव पोजीशन है, आर स्मॉल, जिसको हमने कहा था। ये बात आप सबके माइंड में क्लियर है? जो लोग यहाँ पे लाइव हैं वो मुझसे शेयर कर लें ये बात। जी सर। ठीक, ठीक है। कोई किसी को मसला है? वो किधर चली गई है? रोशन भेंट अब बोली नहीं दोबारा, मैंने पूछा था कि करो अब बात। जी सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले आर कैपिटल वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास का मोशन पहले डिस्कस करते हैं और रिलेटिव मोशन बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कब अभी आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन तो नहीं उठ रहा कि हमने तो पार्टिकल नंबर 1 का मोशन डिस्कस करना था जिसका पोजीशन वेक्टर r1 था, और पार्टिकल नंबर 2 का मोशन डिस्क्राइब करना था जिसकी पोजीशन वेक्टर r2 थी। अब हमने अपने प्रॉब्लम को चेंज किया है, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो इन टर्म्स ऑफ आर कैपिटल और आर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारी वो इंफॉर्मेशन जो पार्टिकल नंबर 1 के मोशन के बारे में है और पार्टिकल नंबर 2 के बारे में, तो वो तो लॉस हो गई। फिर हम इस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व कर रहे हैं? तो ये याद रखना है आपने कि वो इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई, वो इंफॉर्मेशन यहां पर है, यहां पर ये हमें शो कर रहा है कि अगर हमें आर स्मॉल और आर कैपिटल के मोशन का पता चल जाए तो हम R1 का मोशन भी निकाल लेंगे और R2 का मोशन भी निकाल लेंगे। इसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी हम कोई ऐसा काम हमने नहीं कर लिया कि जिससे हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना चल रहा हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई अब आप लोगों को? सर एक बार दोबारा बता दें। मैंने आपको कहा कि हमारा असल जो प्रॉब्लम था वो ये दो पार्टिकल थे जो हमने कंसिडर किए थे कल, एक M1 मैस वाला और एक M2 मैस वाला। तो एक्चुअली तो हमने उनको डिस्क्राइब करना था और उनका लैग्रांजियन लिखना चाहिए था, उसमें R1 और R2 इन्वॉल्व होना चाहिए था, ऐसा ही किया था। लेकिन फिर हमने कोई चेंज ऑफ वेरिएबल ऐसा किया जिससे हमारा नया लैग्रांजियन जो है उसमें R1 भी इन्वॉल्व नहीं है, R2 भी इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारे पास R1 और R2 की जो इंफॉर्मेशन है वो यहां से गायब हो गई है, हम उसको निकाल ही ना पाए? तो फिर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। ये कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन ये किसी भी फिजिकल सिचुएशन के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता अगर ऐसा हो तो। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं है। हम इन इक्वेशन से जो अभी मैंने आप लोगों के साथ मेंशन की थी, ये इक्वेशन जो है, गौर करें 8.9 इक्वेशंस हैं, इनसे हमें पता है कि अगर हमें आर कैपिटल और सेपरेशन वेक्टर आर का पता चल जाए तो उससे हम R1 भी निकाल सकते हैं और R2 भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सही डायरेक्शन पे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यस सबसे सर। पहले हम आर कैपिटल की बात कर लेते हैं। जी जी, ठीक है सर। ओके। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आर कैपिटल का मोशन किस तरह का है, आर कैपिटल की इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हैं, फिर हम रिलेटिव पोजीशन आर की जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो निकाल लेंगे। अब जो ही वेरिएबल चेंज हुए हैं तो दो फिक्टिशियस पार्टिकल भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। एक पार्टिकल फिक्टिशियस वो इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके जो सर आपकी वॉइस दो पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो गए हैं जिसमें से एक पार्टिकल ऐसा है जो जिसका मैस M1 M2 है, यानी M1 प्लस M2 है, यानी M कैपिटल, और एक पार्टिकल ऐसा है जिसका मैस म्यू है। तो ये दोनों पार्टिकल जो हैं उसमें बस जस्ट एक मिनट मैं भी बताता हूं।
अच्छा, तो हम सबसे पहले पहले पार्टिकल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से पहले पार्टिकल की सूरत हाल है। तो उस सूरत में अच्छा, तो उस सूरत में फिर आ जाते हैं हम द इक्वेशन ऑफ मोशन आर कैपिटल के लिए भी और आर स्मॉल के लिए भी। तो सबसे पहले आर कैपिटल की बात करते हैं। आर कैपिटल की बात करते हुए सबसे पहले हमने देखा है कि जो लैग्रांजियन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, और जब किसी चीज का लैग्रांजियन किसी खास कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट हो तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। याद है ये बात? वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। जब वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है तो फिर उस सूरत में उस का जो उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आपको याद हो तो मैंने बकायदा वहां साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी तो उसको सॉल्व करके दिखाया था बोर्ड के ऊपर कि उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस तरह की बन जाती है। ये ठीक है। यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली पार्ट था इसमें लैग्रांजियन का यानी एल सेंटर ऑफ मास, वो उसमें मोशन कांस्टेंट है, और जब मोशन कांस्टेंट हो तो उसकी डायनामिक स्टडी करनी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, ना मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, ना वेलोसिटी चेंज होती है, ना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो फिर इस तरह की जो इस तरह का जो पार्ट होता है लैग्रांजियन का, हम उसको इग्नोरेबल कहते हैं। याद होगा इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स उनको कहा था। इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स उनको कहने की सेंस हमारी वहां पर ये थी कि वो कोऑर्डिनेट चूंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहे, और अगर वो चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे तो हमें फिर उनको उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही तो फिर हमने उनका मालूम क्या करना है। एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम होता है डायनामिक्स का या मैकेनिक्स का, उसमें असल में किसी भी सिस्टम को जब वो सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से वेरी कर रहे हैं ये पता चलाना होता है। अब चूंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो एट रेस्ट है, तो इस सूरत में यानी उसकी पोजीशन वेक्टर या तो चेंज नहीं हो रहा है, एट रेस्ट है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज हो रहा है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज हो रहा है तो फिर भी हमें जरूरत नहीं है उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने की, उसमें एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। इसलिए इन दोनों सूरत में हम कहते हैं कि ये इग्नोरेबल है। सर जी, अगर ये जी अगर हम सन और अर्थ का केस लेंगे वो तो फिर मूविंग केस होगा ना, वो एट रेस्ट तो नहीं होगा। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। सर अब मुझे अभी तक स्क्रीन शो हाँ नहीं हाँ, हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ सर, अब कोई फिर मसला हो गया, देखूं जरा मैं। सर कब से ही नहीं हो रही। सर जी हम सबको शो हो रही है। मुझे नहीं आ रही। हो रही है। आपका ना आपने अपने सिस्टम की कोई स्क्रीन चलाई होगी, जैसे व्हाइट बोर्ड वगैरह या इस तरह का ना अपने सिस्टम की स्क्रीन स्क्रीन चला दी होगी, वो आपके सामने फ्रंट पे आ रही है, और जो हमारी स्क्रीन है वो आपके साइड हुई पड़ी है। रिकनेक्ट करें फिर हो जाएगी। डिस्कनेक्ट करके करो फिर होगी आपको। अच्छा करती हूँ। अच्छा, चलो ये जब अभी कर लो, जल्दी कनेक्ट हो जो दोबारा, फिर मैं आपको एडमिट कर लूं, फिर मैं अगली बात शुरू करूं।
अच्छा चलो खैर, हम ये हो नहीं रही, खैर। अच्छा, इग्नोरेबल का मतलब है हम उसको छोड़ ही देते हैं। मोर स्पेसिफिकली, एल सेंटर ऑफ मास विच इज only the part of Lagrangian has the form of Lagrangian free particle of mass m and position r, naturally therefore r moves with constant velocity। ये सारी डिस्कशन मैंने अभी आप लोगों के साथ की। ठीक होगी बात? अब यस हम आ सर। जाते हैं नेक्स्ट। अब क्या रह गया? इसका मसला खत्म हो गया, यानी जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है उसका मसला खत्म हो गया रिलेटिव सेंटर ऑफ मास के एतबार से। अब सिर्फ सेपरेशन वेक्टर आर के एतबार से लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रह गई है। तो इसके मतलब ये है कि उस लैग्रांजियन में से ये वाला पार्ट जो है ये हम वैसे ही छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट जो है वो वैसे ही छोड़ देंगे, जो लैग्रांजियन का ये वाला पार्ट है वो वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, सर तो फिर सिंपल। हाँ जी, सर सेंटर ऑफ मास हर ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता? नहीं फिक्स नहीं होता। अच्छा, वो मैं एक तो बात कर रहा था, वो जो अर्थ और मैथ्स वाली स्टूडेंट ने बात पूछी थी उसका जवाब भी देता हूं, पहले मैं आपका जवाब दे लूं। देखिए, सेंटर ऑफ मास जो है उसका, अच्छा मैं आपको टेक्निकली अब समझाता हूं ताकि ये बात फिर हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ये देखें, ये सेंटर ऑफ मास यहां पे डिफाइन किया हुआ, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो, आ रहा है नजर? यस सर। जी देखें, सर। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, पोजीशन वेक्टर r1 और पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है, अब देखें, जैसे आप देख रहे हैं, अर्थ और सन की बात ही कर लेते हैं। अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है मुसलसल, जी सर बिल्कुल। और सन भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जी बिल्कुल सर। ठीक है, और अगर हम अर्थ और सन से बाहर कहीं जाके देखें, गैलेक्सी में जाकर के देखें, तो इनका सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि R1 की पोजीशन भी चेंज होगी तो तब भी, और R2 की पोजीशन चेंज होगी तो तब भी, इनमें से कोई एक चेंज होगा तब भी। इवन आप और गौर करें जरा, मास m1 m2 भी इन्वॉल्व हैं। अगर किसी पार्टिकल का मास किसी वजह से कम या ज्यादा हो रहा है तो तब भी सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस आंसर में दोनों आपके लोगों के आंसर जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा स्टूडेंट है, जो दूसरे का आंसर है उसमें थोड़ा सा एलैबोरेट मैंने फर्दर करना है। देखें, अब हमने अपना प्रॉब्लम जो है उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर ली है। असल में हमारे प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन जो है वो R1 और R2 की टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ये बंद करे, बार बार उसमें ना डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा, तो गौर कीजिएगा जरा, यहां पर असल बात आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो है अर्थ और सन की पोजीशन। ठीक है, मैं यहां पे जो उसके एट रेस्ट होने की बात कर रहा हूं वो उनके सेंटर ऑफ मास की रेस्ट होने की बात कर रहा हूं। ठीक होगी बात? तो ये दोनों डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है। इसमें ये इग्नोरेबल है, ये मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास, या एट रेस्ट होगा, या फिर ये लिखा हुआ है इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। जवान समझ रहे हो आप? जी सर। इट यस मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर वहां पर है। अब हमारा प्रॉब्लम कहां पे हो गया कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ आर का पता चल जाए तो बाकी सारी चीजें क्लियर हैं। आर स्मॉल का पता चल जाए, और आर स्मॉल जो है वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट आर के नाम पे यहां पे मैंने आपको मेंशन की है। इसको जरा देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली है आर कैपिटल के लिए, वो कहां पर है जवानों? यहां पर। लग गया पता? जी और सर। आर के लिए अब हमने निकालनी है और उसका तज़किरा यहां पर है।
द Lagrange इक्वेशन फॉर द relative coordinate r is a little less simple. लेस सिंपल का मतलब इतनी सिंपल नहीं है, बल इक्वली ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि वो खूबसूरत भी है, लेकिन खूबसूरत की सेंस उसकी यहाँ पर ये है कि उससे रिजल्ट बड़े आसानी से निकल आएंगे, यहाँ पे ये मतलब है खूबसूरती का। Lagrangian relative, the only part of Lagrangian that involve r is mathematically indistinguishable from the Lagrangian for a single particle of mass mu and position r। ये बात आप लोगों को अब समझनी चाहिए। क्या ऐसा ही है? ये बात समझ आ गई अब आपको? कि ये जो लैग्रांजियन का पार्ट है, लैग्रांजियन रिलेटिव, ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे ये एक सिंगल पार्टिकल हो जिसका मैस म्यू हो और उसकी पोजीशन जो है वो आर हो। ये बात पहले से ये शुरू से बता रहा हूं। और उसके अंदर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू आर हो। ठीक है। दस द लैग्रांज इक्वेशन कोरिस्पोंडिंग टू आर इज जस्ट, तो फिर लैग्रांज इक्वेशन कोरिस्पोंडिंग टू आर उसने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है। अब ये मुझे बता दो, आप ये लैग्रांज इक्वेशन आप लिख सकते हैं? ये कैसे उसने लिखी है, ये आपको याद है? बिल्कुल नहीं याद। सर कुछ कुछ याद है। इसमें सिंपली ये जो रिलेटिव लैग्रांजियन है, एल आर ई एल, रिलेटिव लैग्रांजियन, इसको पुट किया है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्यू आई की जगह यहाँ पे हमने सिंपल आर लिख लिया हुआ है, क्योंकि ये जो लैग्रांज इक्वेशंस हैं इनको हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स भी लिख सकते हैं, यानी Q1 की जगह हम R वेक्टर भी लिख सकते हैं अगर एक ही हो तो। ठीक है। तो इसको ये किया क्या है, इसमें किया है पार्शियल L relative over partial R is equal to d over dt of partial L over partial R। अच्छा, ये R वेक्टर नहीं लिखा यहाँ पर लैग्रांज इक्वेशन में, वहां पर R वेक्टर नहीं लिखा। R वेक्टर चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ R के ऊपर ये पोजीशन कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू R पोजीशन लिख लिया है। ठीक है। इस सेंस में ये आप लिख के खुद से कर सकते हैं। To solve the relative motion, we only solve the Newton law for the particle of mass equal to the reduced mass m and position r with the potential energy u r। अच्छा, इस इक्वेशन के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन असल में है F इज इक्वल टू एम ए। गुड, ये इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए। एम। ठीक है ना? F इज इक्वल टू एम ए। आप बताएं कैसे ये एम ए है, कोई डिस्क्राइब करे आप में से। फोर्स नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। इस तरफ है एम ए। सर एम है म्यू और आर डबल डॉट, इसमें जो म्यू है वो मैस है और जो आर डबल डॉट है वो ए है, और एफ इक्वल होता है माइनस डेल यू आर, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसलिए इसने ये दबसरे में लिखा है कि ये हमें सिर्फ न्यूटन इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। लेकिन सर जो फोर्स है आपने कहा F बराबर एम ए, मगर जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है, लेकिन इस फोर्स को फिर कैसे इक्वल पुट करेंगे? वो चंद्रा फोर्स, जब आपकी फोर्सेस कंजर्वेटिव हो तो फोर्स बराबर होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन। तो अब हमने खुद यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन यू आर लिखा हुआ है। सही सर, आपने सर पहले तो नहीं बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स है। सुंदर, ये तो कल से बात हो रही चंद्रा, अब कल तू नहीं होगा इधर। सही सर। सेंटर ऑफ मैस फ्रेम, सेंटर ऑफ मैस फ्रेम के एतबार से कुछ चीजें उसने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, हमें इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिस्कशन ऐसी हैं
जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो मैं ये पढ़ देता हूँ जल्दी से। आवर प्रॉब्लम बिकम इवन इजियर टू थिंक अबाउट इफ वी मेक a clever choice of center of reference frame. Clever choice of reference frame. अब क्लेवर चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको याद हो तो पहले वो जो सिस्टम को सॉल्व कर रहा था जिसमें पार्टिकल R1 और R2 लिखे हुए थे, तो एक एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसका ओरिजिन O उसने लिया था। याद है वो फिगर जो बार 2-3 दफा आपको मैं दिखा चुका हूं पहले, वो फिगर जरा जहन में लाएं। अच्छा, अब वो कहता है कि बजाय वो वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने के जिसमें कोई भी उसका ओरिजिन आर है, हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ले लेते हैं जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है सेंटर ऑफ मास के ऊपर है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे उसका ओरिजिन जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ले लेंगे। स्पेसिफिकली बिकॉज आर डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब चूंकि आर डॉट कांस्टेंट है, आर डॉट कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट के ऊपर उसका ओरिजिन फिक्स कर लूं, तो जैसे जैसे ये सेंटर ऑफ मास मूव करेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मूव करेगा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या एट रेस्ट हो उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। याद है आप लोगों को ये बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले लूं कि जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी का ओरिजिन इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर हो, अगर ये अगर मेरा सिस्टम ऐसा है कि उसका ये सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है, तो तब भी मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो तब भी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो फिर इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास के ऊपर लिया गया हो उसको हम कहते हैं ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है और इसका नाम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो आज के बाद आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसका पता चल गया या नहीं? तो बात करनी है अब आपने। इसकी सेंस नहीं समझ आ रही। सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास जो हमने डिफाइन किया है उसका तो पता है ना, वो फिगर जो आपके सामने थी या दोबारा दिखाऊं? से वो है 8.3। हाँ, उस फिगर में देखो जरा सेंटर ऑफ मास हमने कैसे, बल्कि यहां इस फिगर में से भी थोड़ा आइडिया हो रहा है कि इसने क्रॉस लगाया हुआ है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। जी सर। और उसमें फिगर 8.1 या 8.2 के ऊपर, अच्छा मैं जाता हूं अब दोबारा, ये आप गौर करें जरा, 8.2 के ऊपर ही देख लें जरा, ये ओरिजिन है ऐसे। यस सर। इस ओरिजिन के एतबार से m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 है और m2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 है। ठीक है, अब इस ओरिजिन को उठा करके कहां पे ले जाना है? यहां पर। ठीक होगी बात? अब जब हम इस ओरिजिन को उठा के वहां पर ले जाएंगे तो फिर ये जो रेफरेंस फ्रेम है जिसके एतबार से पहले हमने पोजीशन वेक्टर r1 और r2 डिफाइन किया है, यही वाला जो रेफरेंस फ्रेम है ये आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम इनर्शियल होगा क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एट रेस्ट होगा। अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। और इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहते हैं। ये बात समझ आ गई अब आपको? यस सर।
सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर ऐसा सेंटर ऑफ मास फ्रेम आप ले लें इन विच द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट होता है कि नहीं? ये बात समझ रहे हो या नहीं? आ गई है सर। क्योंकि लेट सपोज, मैं इसकी एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद समझ ना आई, मैं उसकी बात उनको एक एग्जांपल देता हूं। कर दे। सपोज करें आप एक गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और गाड़ी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और गाड़ी के एक सीट के ऊपर आपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन लिया हुआ है और दो पार्टिकल आपने अपने गाड़ी में हैंग किए हुए हैं, ठीक है? और सपोज कर लेते हैं कि उन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पर है जहां पे आपने अपने कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास लिया हुआ है। अब गाड़ी चलती जा रही है और सेंटर ऑफ मास जो है इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होगी जब गाड़ी चल रही है? आपके लिहाज से नहीं चेंज हो रही होगी, तो सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट हो जाएगा। यस सर। रिपीट करवा दें सर। सेंटर ऑफ मास आपका एट रेस्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। समझ रहे बात? अब इसको जेन में अलहदा रखें, इसलिए बात मेरा ख्याल समझ नहीं आ रही। एक तरफ है सेंटर ऑफ मास फ्रेम और एक तरफ है सेंटर ऑफ मास, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट होता है, ये याद रखना है बात। दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, टोटल मोमेंटम इज जीरो, टोटल मोमेंटम इज जीरो, ये याद रखना बाप। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम एट रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। इसलिए लिखा हुआ आर डॉट इज इक्वल आवाज टू नहीं आ रही। खैर मैं बोल तो रहा हूं, अब आ रही है? अच्छा, तो आर डॉट इज इक्वल टू जीरो, द सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ द लैग्रांजियन इज जीरो। तो इस सूरत में फिर आर डॉट जब जीरो हो जाएगा तो लैग्रांजियन का वो पार्ट जिसमें सेंटर ऑफ मास इन्वॉल्व था वो वाला पार्ट सारे का सारा क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आ गई? तो फिर लैग्रांजियन, टोटल लैग्रांजियन सिंपली क्या रह जाएगा? रिलेटिव लैग्रांजियन। ठीक है, क्या रह जाएगा? रिलेटिव लैग्रांजियन। तो द प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू वन बॉडी प्रॉब्लम, ये करना चाह रहे थे हम। तो यहां तक भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिड्यूस द टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम, रिड्यूस द टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम इनटू इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहां तक बात आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें जरा। तो अब हमने क्या कर लिया? टू बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंतहाई ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 6 आपस में रिलेटिव भी हैं। इसलिए जब इक्वेशंस रिलेटिव हो जाएं, कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट ना हो, तो फिर उस सूरत में उनके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगी और उनको फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रॉब्लम ढूंढा जाता है जिसमें जिसमें कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएं। जब कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर उस सूरत में सर जी टोटल मोमेंटम है वो जीरो होगा यहाँ पे ना? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो होगा। ये विजुलाइज करना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब वो जो इक्विवेलेंट वन डायमेंशन वन बॉडी प्रॉब्लम है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। दिस ड्रामेटिक सिंप्लीफिकेशन इलस्ट्रेट द क्यूरियस टर्मिनोलॉजी ऑफ इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट।
ये जो अब हमने वहां पे कह दिया था कि ये इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट होते हैं, तो अब आपको इसकी सेंस समझ आनी चाहिए कि क्या मतलब है इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट होने का। असल सेंस इसकी कि ये एक ऐसी सेंस है जिससे वहां की टर्मिनोलॉजी अब हमें समझ आ रही है कि इससे किस तरह की सिंप्लीफिकेशन हो सकती है और इनको हमने क्यों इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहा। अब आपके सामने जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे इग्नोर हो गए हैं, किसके corresponding आर कैपिटल के corresponding, यानी 3 इग्नोर हो गए हैं कोऑर्डिनेट। Recall that a coordinate qi is said to be ignorable if partial f is equal to 0. We see that in the present case, at least the motion associated with the ignorable coordinate r is really something that can be ignored. ये तो तबसरा है। खैर ये आगे उसने ये भी आपके पास जो है ना वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए ये सारी आवाज नहीं आ रही। ये डिस्कशन सारी सब किसी को भी नहीं आ रही? से आ रही है। आ रही है सर आ रही है सर आ रही है। चलो, ये बातें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को समझनी चाहिए, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं इसको छोड़ करके आगे चल रहा हूं। ये आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे हम इससे चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये यानी आपको हेल्पफुल होंगी आगे चल करके जो बातें आएंगी उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब मैं इसको फुली डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आप इसको पढ़ेंगे। कल अगर रोजा नहीं होता तो कल हमारा लेक्चर दोबारा से होगा, सॉरी रोजा होता है तो लेक्चर हमारा कल दोबारा से होगा। अगर ईद हो गई तो फिर छुट्टी, फिर ईद के अगले दिन ठीक है हमारा लेक्चर होगा। सर 10 बजे ही होगा। सेकंड हाँ? डे लेंगे लेक्चर। सेकंड डे तू उथे काकी जाके की करना, पकौड़े बनाने हैं? सर जी ईद के 3 दिन तो छुट्टियां करें, ईद के बाद ले लीजिएगा। कुछ तो करना ही है ना। अच्छा चलो ठीक है। खैर ये अब आपने पढ़ना है, ये जो यहाँ पर इसमें लिखा है इसमें ना जस्ट कुछ तरह की अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते होते हैं, उन्होंने वो डिस्कस की हुई है। ठीक है ना, कुछ चीजें फिर आपको समझ आ सकती हैं उससे ना। अब हम बात करने लगे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अब मैं जरा रिव्यू कर लूं आपके साथ। टू बॉडी प्रॉब्लम, उसका लग्रांजियन लिखा, लग्रांजियन लिख के सेंटर ऑफ मैस डिफाइन किया, सेंटर ऑफ मैस लिख करके लग्रांजियन की सिंप्लीफिकेशन की। लग्रांजियन की जब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए चेंज ऑफ वेरिएबल किया, चेंज ऑफ वेरिएबल करने के लिए आर कैपिटल और आर रिलेटिव पोजीशन वेक्टर डिफाइन किए, उनकी टर्म्स में लग्रांजियन लिखा। लग्रांजियन के 2 पार्ट हो गए, एक डिपेंड करता था आर कैपिटल के ऊपर, एक डिपेंड करता था रिलेटिव पोजीशन के ऊपर। दोनों रिलेटिव पोजीशन वेक्टर जो हैं उनकी टर्म्स में जब लग्रांजियन आप हमारे पास आ गया तो उसमें जो एक पार्ट था वो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स वाला था और एक पार्ट जो है रिलेटिव वाला जो है वो नॉन इग्नोरेबल पार्टिकल्स के ऊपर था। फिर हमने अपने प्रॉब्लम को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सेंटर ऑफ मैस फ्रेम इंट्रोड्यूस करवाया। सेंटर ऑफ मैस फ्रेम की प्रॉपर्टीज जो ही हमने अप्लाई की तो उसके नतीजे में हमारा जो लग्रांजियन है वो सिंपली रिड्यूस हो गया रिलेटिव लग्रांजियन से, और इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया 2 बॉडी प्रॉब्लम से 1 बॉडी प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोगों को कोई बात डिस्कस करनी है तो वो कर लें। फिर अब हम आगे वो जो 1 बॉडी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने लगे हैं। 1 बॉडी प्रॉब्लम में इन प्रिंसिपल 3 इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि वहां पे आर पोजीशन वेक्टर है और आर पोजीशन वेक्टर की 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x1 x2 x3, यानी जिसको आप xyz भी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनके लिए लफ्ज यूज करूंगा q1 q2 q3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और उनमें भी आगे हम देख लेंगे। अच्छा अब आ रही है? क्यों जी, बाकी लोगों को आ रही है? जी सर। सर हमें तो आ रही है, किसी प्रॉब्लम होगा। जी सर आ रही है आवाज। इट्स ओके। अच्छा अब
आप लोगों को जो अभी तक आज का लेक्चर है उसकी समरी और उसका लेआउट आपके दिमाग में समझ आ गया है? यस सर। निशान ही नहीं मिला। ठीक है, ये अपने माइक बंद करें भाई सारे लोग। अच्छा, अब हम उस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम उस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उस फर्दर सॉल्यूशन के लिए मैं आपसे बात कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, वो बात ये है कि इसमें अगर आप देखें तो आर सेपरेशन वेक्टर इन्वॉल्व है, आर, और एक वेक्टर के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका मतलब एटलीस्ट 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। उनके इन जनरल नाम Q1, Q2, Q3 होते हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे। लेकिन अगर मसला अब ये पता नहीं कौन है जिसको आवाज नहीं आ रही यार, उसका कोई मसला देखो जवानों। सर कोई ना लड़की। सर जी बस नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, बाकी तो आई थिंक सबको आ रही है शायद। अच्छा चलो, मैं अब स्टार्ट करता हूँ, क्या किया जा सकता है। तो वो जो प्रॉब्लम है उसमें एटलीस्ट 3 जनरलाइज जी सर कोऑर्डिनेट नेट का इशू होगा सर। एटलीस्ट 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। नंबर 1 Q1, नंबर 2 Q2, नंबर 3 Q3। अब ये अलहदा मसला है कि जब हम एक्चुअल में अपने प्रॉब्लम के साथ हैंडल करेंगे तो इन कोऑर्डिनेट्स में जो यूजुअल कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें आ जाए। जैसे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में r फाई होते हैं, इस तरीके से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में r थीटा फाई होते हैं। तो ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हम अब जब तक प्रॉब्लम को प्रोसीड नहीं करते तब तक हम कोई बात नहीं कर सकते कि कौन से हमने यूज करने हैं। तो उनको वो कौन कौन से होंगे, इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए अब हम जो है वो फर्दर चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये किसी का माइक ऑन तो नहीं है? शोर आ रहा है, अपने माइक चेक कर लें जरा। इट्स ओके। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अब? जी सर आ रही यस सर आ रही है आवाज। ओके। आ रही है। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं। We already know that the total angular momentum of two particle is conserved। हमें पता है कि 2 पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ये पता कहां से चला, कोई बात बताएगा हमें? अगर आपको याद हो तो प्रॉब्लम के शुरू में हमने कहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरैक्शन फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के दरमियान। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो एक्सटर्नल टार्क भी 0 होगा। और ये हम देख चुके हैं कि जब एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जब एक्सटर्नल टार्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसलिए यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक होगी बात? अब हम इसी एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम आप देखना चाहेंगे दोबारा से। ठीक है। ये काम के लिए हमें पता है कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो ये होता है। ठीक है जी। और यहां पे हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, m1 r1 डॉट। ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखने के लिए हम ये वाली इक्वेशन जो हैं वो पुट करेंगे। ये इक्वेशन पहले भी इस तरह की देखी थी, इसमें और उसमें फर्क क्या है भला? नेगेटिव सर। नहीं, सर कैपिटल आर। कैपिटल आर 0 है इसमें, क्योंकि ये इक्वेशन अब हम किस में लिख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिख रहे हैं। वहां पर ये इक्वेशन कहां पे लिखी थी? किसी भी फ्रेम में। ठीक है। अब यही इक्वेशन कहां पे, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बताया था कि एरो लगा करके कि ये जो आपका ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहां पर चला गया है? सेंटर ऑफ मास पॉइंट के ऊपर।
उस फ्रेम में लिखा हुआ है ये, इसलिए आर वहां पर क्या है, 0। याद है ना, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक, ये R1 और R2 इक्वेशन 8.17 में पुट कर दिया। इसमें आर आता था आर डॉट, इसमें कैपिटल आर डॉट नहीं है, नहीं 0 है, वो तो 0 है। यस। और जब ये टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी 8.17 में पुट किया इसको, तो ये आ गई इक्वेशन। ठीक होगी बात। अच्छा, इस इक्वेशन में गौर करें हम, R1 और R2 खत्म हो गए हैं, सिंपली क्या बच गया, M1 M2 और R डॉट। इसमें फिर आप रिड्यूस मास की वैल्यूज पुट की हैं इसमें, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है, ये वाली। ये आप खुद बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाएगी। आपने क्या करना है, आपने M1 ओवर M2 ओवर M स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है रिड्यूस मास की टर्म में, और फिर यहां पर भी ये देखें M2 का स्क्वायर है, M2 का स्क्वायर का मतलब M1 प्लस M2 का स्क्वायर, और उसको अलग-अलग कर लें, एक जगह पे M रहने दें और दूसरे सब में यहां पर पुट कर दें M2 ओवर M, M2 ओवर M1 ओवर M, यहां पे ले आए एक M को। ठीक है जी, उनकी वैल्यूज पुट करें तो आपको ये सिंपली समझ आ जाएगी कि क्या है इसका मतलब। बहरहाल टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया R मल्टीप्लाइड बाई म्यू इंटू R डॉट, म्यू रिड्यूस मास है। This most remarkable thing is, the most remarkable thing about this result is that the total angular momentum in the center of mass frame exactly as the same as the total angular momentum of a single particle of mass mu and position vector r। देखें अब हर चीज कहां पे चेंज होती जा रही है, एक फैक्टिशियस पार्टिकल सिंगल पार्टिकल के तौर पे होती जा रही है, जिसका मास जो है वो रिड्यूस मास म्यू के बराबर है, और जिसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव पोजीशन है। जो चीज भी हम लिख रहे हैं, चाहे हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, चाहे हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, चाहे हम जो है वो लैग्रांजियन लिख रहे हैं, चाहे हम उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो हर प्रॉब्लम जो है वो 2 बॉडी से 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस होता जा रहा है, और उस 1 बॉडी प्रॉब्लम में एक पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका मास जो है वो म्यू है, और जिसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव पोजीशन है। समझ आ गई बात की। यस सर। अब अगली बात आ जाए, for our present purpose the most important point is that because angular momentum is conserved, we see that vector r cross r dot is constant। जाहिर है ये एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब r मल्टीप्लाइड बाई म्यू इंटू आर डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। म्यू को अगर आप कॉमन बाहर भी निकाल लें या म्यू को छोड़ भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यू तो रिड्यूस मास हमें वैसे पहले पता है कांस्टेंट है। तो बाकी क्या बच गया, r क्रॉस r डॉट इज कांस्टेंट। अब देखें ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर है r और एक वेक्टर है r डॉट। हमें पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर होता है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये याद है अब आपको, r मल्टीप्लाइड बाई r डॉट का प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा, और वो वेक्टर जो है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब हमने कहा कि वो वेक्टर कांस्टेंट है जो इनका प्रोडक्ट होगा। कोई भी वेक्टर जब कांस्टेंट होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है। ये ठीक बात जी ठीक है। तो ये बात उसने लिखी है, डायरेक्शन ऑफ r क्रॉस r डॉट इज कांस्टेंट। अब इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट द टू वेक्टर r एंड r डॉट रिमेन इन फिक्स्ड प्लेन।
ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जिस वक्त ये वेक्टर आर और वेक्टर आर डॉट जो है वो एक प्लेन में आ जाए। अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, प्लेन से बाहर आ जाएंगे, तो एक दूसरे के प्लेन से किसी खास प्लेन से बाहर जाएंगे, तो ये वेक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब इस वेक्टर के कांस्टेंट रहने के लिए इन दोनों वेक्टर को कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मुझे जरा ये बताएं, एक है पोजीशन वेक्टर और एक है वेलोसिटी। एक है पोजीशन वेक्टर और एक है वेलोसिटी वेक्टर। फर्ज किया पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है और ये ओरिजिन है, तो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये होगा, ठीक है, और उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, ठीक है। और ये मतलब है उसके उन दोनों वेक्टर के किसी खास प्लेन में होना। अब ये इस सर्कुलर प्लेन, सर्कल के प्लेन में है ये दोनों वेक्टर, इससे ये कहीं नहीं जा सकते। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो इस वेक्टर सर जी आप इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और ये आप आम तौर पे पढ़ते रहे हैं कहां पर, कि जब आपका एफएससी का चैप्टर नंबर 5 आपको याद होगा, उसमें आप सर्कुलर पाथ में कहते थे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहते थे कि सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सर्कल के सेंटर से पास करता है। ये बात आप सब लोगों को याद है? तो इस तरीके से यहां से हमें पता चला कि ये जो मोशन है, ये जो मोशन है, ये कहां पे है? प्लेन में है। कहां पे है? प्लेन में है। तो ये फिर हमने लिखा है दैट इज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम द होल मोशन रिमेन फिक्स्ड इन द प्लेन एंड व्हिच वी कैन टेक एज एक्स वाई प्लेन, और उस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं। इन अदर वर्ड, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम द टू बॉडी प्रॉब्लम विद सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स इज रिड्यूस्ड टू टू डायमेंशनल प्रॉब्लम। टू बॉडी प्रॉब्लम पहले हमने क्या कहा था, वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हुआ, लेकिन जब तक वो वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया था उस वक्त तक हमें नहीं पता था कि वो प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है। जैसे ही हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम इंट्रोड्यूस करवा करके इसको सॉल्व किया है, तो उसके नतीजे में हमें पता चला है कि ये जो टू बॉडी प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया है। टू बॉडी प्रॉब्लम वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस होने के बाद वो जो वन बॉडी प्रॉब्लम है वो फर्दर 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया है। यहां तक किसी ने को बात पूछनी है तो पूछ ले मुझसे। और आज हम यहीं पर इसको खत्म कर रहे हैं। इसके बाद ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि पूरा का पूरा अगला चैप्टर आपको तब समझ आएगा बड़ी आसानी के साथ, अगर ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स के ऊपर हों। ये जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं इसके अंदर जो भी चीजें हैं, ये चीजें आप फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लें अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से इसके बारे में आधे घंटे में क्विज भी लूंगा, फर्दर फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका मैं रिकॉर्ड भी रखूंगा कि किसको ये पता था, किसको नहीं पता था। ठीक होगी बात? लास्टली कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर एक दफा दोबारा बता दें कि हमारे पास वन बॉडी प्रॉब्लम है वो कैसे हुआ है 2 डायमेंशन? ये सारी डिस्कशन यहाँ पर लिखी हुई है कि वन बॉडी प्रॉब्लम जो है उसका हमने टू बॉडी प्रॉब्लम का टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखा, उसको उस एंगुलर मोमेंटम को फिर हमने लिखा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। जब हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसको लिखा तो हमारे पास ये उसका एंगुलर मोमेंटम बना। अब ये हमें पहले से पता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो टू बॉडी प्रॉब्लम का कांस्टेंट है। वो हमें कैसे पता है?
वो हमें इस तरह पता है कि जब शुरू में इस प्रॉब्लम को हमने फार्मुलेट किया था, इस प्रॉब्लम की सपोजिशन की थी, उसमें ये कहा था कि ये जो पार्टिकल्स हैं M1 और M2, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बल्कि इनकी जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसको हमने सेंट्रल फोर्स भी अस्यूम किया था, सिर्फ वो फोर्स मौजूद है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, उसमें आपको पता है कि अगर टोटल एक्सटर्नल टार्क जीरो हो किसी सिस्टम के ऊपर, तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अब टोटल एक्सटर्नल टार्क एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। अब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमने यहाँ पे जीरो कही हुई है, तो एक्सटर्नल टार्क भी जीरो हुआ। जब एक्सटर्नल टार्क जीरो हुआ तो फिर एक्सटर्नल टार्क जीरो होने की वजह से जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इस सिस्टम का वो कांस्टेंट हुआ। अब वो टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखें तब भी कांस्टेंट होगा, चाहे आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखें तब भी कांस्टेंट होगा। फॉर द प्रेजेंट केस हमने उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखा। उसकी वजह यह है कि वो टू बॉडी प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया था। हम उसको एज अ वन बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ, तो उससे हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर वेक्टर कांस्टेंट हो गया। और वो वेक्टर क्या है? वो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, आर वेक्टर का और आर डॉट वेक्टर का। हमें पता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो तीसरा वेक्टर होता है, अगर वो कांस्टेंट हो तो तीसरा वेक्टर जब कांस्टेंट होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगी और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। और अगर इस तरह के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब ये होता है कि जिन दो वेक्टर का वो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर किसी एक प्लेन में लाई करते हैं और वो फिक्स्ड प्लेन होता है। ठीक है, उस प्लेन की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। वैसे भी हमें पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी का मतलब यह है कि सी जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी है। तो यहाँ पे ए की जगह आर वेक्टर है, बी की जगह आर डॉट वेक्टर है। तो दो वेक्टर का प्लेन, दो वेक्टर का जो प्लेन है, तीसरा वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर जो है उसकी डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से हमें पता चल गया कि ये जो प्लेन है ये भी फिक्स्ड है, यानी ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो इस सूरत में वो प्लेन, वो फिक्स्ड प्लेन जिसमें रह करके हमने मोशन को डिस्क्राइब करना है, वो हम एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं। ये हमारा टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हमारा पार्टिकल जो है वो सिर्फ टू डायमेंशन में मूव करेगा और वो है एक्स वाई प्लेन। इसलिए हम कहते हैं कि हमने जो टू बॉडी प्रॉब्लम है उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखने पर किसमें रिड्यूस कर लिया है? टू डायमेंशनल प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। जी सर। ठीक है, ये अभी एक स्टूडेंट एडमिट हुआ है, पता नहीं ये डिस्कनेक्ट होके हुआ है या वैसे। चलो खैर, आप लीव करते हैं मीटिंग को। खुश रहो।